मेरे सभी अधिवक्ता भाइयों और मेरे सभी विद्यार्थियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एडवोकेट अनुज अग्रवाल, सीनियर फैकल्टी ऑफ लॉ, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने जो अपना पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को ऑल इंडिया बार एग्जाम के टिप्स और टेक्निक्स जो थे वो मैंने बताए थे। मैंने आपको बताया था कि आपको अपने मेजर जो एक्ट्स हैं उनका इंडेक्स टाइटल्स आपको तैयार करने हैं और माइनर एक्ट जो होंगे वो आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, है ना। तो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और मेजर एक्ट में जो पहला मेजर एक्ट है आईपीसी, उसके टाइटल्स और चैप्टर्स, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे और कौन से टाइटल्स इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, पहले हम लोग अपना आईपीसी का जो इंट्रोडक्शन है वो हम अपना तैयार कर लेते हैं। जैसे आईपीसी का एक्ट नंबर 45 है, ये जो है 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हुआ था, 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। आईपीसी का जो प्रारूप है ये लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। इसमें ओवरऑल 23 चैप्टर्स हैं, 511 सेक्शंस हैं। आईपीसी जो है एक सब्सटेंटिव लॉ है, मौलिक विधि है। कुछ प्रोसीजरल लॉज भी होते हैं जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, है ना। और आईपीसी जो है जितने भी सब्सटेंटिव लॉज होते हैं ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखते हैं, भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखते हैं। भूतलक्षी प्रभाव या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये हम आने वाली वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे। सीधा हम लोग जो है चैप्टर 1 पर आ जाते हैं। चैप्टर 1 1 से लेकर 5, धारा 1 से लेकर धारा 5 तक 5 धाराएं हैं। पहली धारा जो है आईपीसी के बारे में कि इसका नाम आईपीसी है और ये पूरे देश में लागू होगी। पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती थी क्योंकि जम्मू कश्मीर पर रणवीर दंड संहिता लागू होती थी, लेकिन आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट हो जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर पर भी आईपीसी लागू मानी जाएगी। उसके बाद सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के संबंध में है, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के संबंध में है। धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों के संबंध में लागू होती है और धारा 3 और धारा 4 भारत से परे किए गए अपराधों के संबंध में लागू होती है। तो याद रखना है सेक्शन 2 इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन और सेक्शन 3, सेक्शन 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। धारा 5 सिंपल है, धारा 5 बस इतना बताती है कि जो आईपीसी होगी इसका जो इफेक्ट होगा पर्सनल लॉ या स्पेशल लॉ पर नहीं होगा। उसके बाद हमारा चैप्टर 2 आ जाता है जो कि सामान्य स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशन यानी डेफिनेशन क्लॉज है, जो कि धारा 6 से लेके और सेक्शन 52A, सेक्शन 6 टू सेक्शन 52A तक जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हम करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 11। याद रखना है सेक्शन 11 व्यक्ति से संबंधित है, व्यक्ति की परिभाषा दे रखी है। उसके बाद जो है सेक्शन 14 पर हम आ जाएंगे जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट यानी सरकारी सेवक, सरकार का सेवक। धारा 14 को धारा 21 के साथ कोरिलेट करेंगे जिसमें लोक सेवक दिया हुआ है। आगे चलेंगे, धारा 19 और धारा 20 का विशेष ध्यान रखना है, बच्चे गलती करते हैं इसमें। धारा 19 में जो है न्यायाधीश को बताया गया है और धारा 20 में जो है न्यायालय को बताया गया है, याद रखना है। उसके बाद धारा 22 जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, धारा 23 जो है सदोष लाभ और सदोष हानि, धारा 24 बेईमानी पूर्वक और धारा 25 जो है कपट पूर्वक, याद रखना है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो धारा 28 में कूटकरण है, याद रखना है कूटकरण धारा 28 में। और कूट रचना पूछेगा तो धारा 463 463 28 को 463 के साथ कोरिलेट करेंगे। कूट रचना का जो पनिशमेंट है वो 465 में दिया हुआ है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, धारा 29 दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये सब लोग हम चीजों को याद रखना है। उसके बाद धारा 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति। सेक्शन 34 आ जाता है। उसके बाद कॉमन इंटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जबकि कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य में संलग्न होते हैं और उनका एक कॉमन इंटेंशन होता है तो वो उस कार्य के लिए सभी व्यक्ति उत्तरदायी माने जाएंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट केस लो आपको याद रखने हैं, महबूब शाह बनाम सम्राट, सिंधु नदी वाद के नाम से जाना जाता है, पोस्ट ऑफिस मामला, पोस्ट ऑफिस हत्याकांड, इसको भी आपको याद रखना है। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट जो केस लॉ पोस्ट मास्टर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। धारा 34 कॉमन इंटेंशन याद रखना है। धारा 34 के साथ आपको धारा 149 कोरिलेट करना है जहां पर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की गई है, सामान्य उद्देश्य की बात की गई है, तो ये दोनों धाराएं साथ में पढ़नी है। उसके बाद हम थोड़ा सा फिर आगे चलेंगे, धारा 39 में स्वेच्छा है, वॉलंटरी है। उसके बाद धारा 40 जो है अपराध के बारे में वर्णन करती है, ऑफेंस को बताती है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, सेक्शन 44 हमें याद रखना है, क्षति। क्षति की डेफिनेशन धारा 44 में दी हुई है। उसके बाद हम सीधा धारा सेक्शन 52 पर आ जाएंगे जिसमें गुड फेथ यानी सद्भाव पूर्वक शब्द को बताया गया है और 52A संश्रय हार्बरिंग को बताया गया है। तो इस तरीके से जो चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पर आ जाते हैं जो कि पनिशमेंट के संबंध में है और पनिशमेंट जो है सेक्शन 53 से लेके सेक्शन 75 तक गया हुआ है। ये सारे सेक्शंस पनिशमेंट के संबंध में है। सबसे पहले सेक्शन 53 की अगर हम बात करें तो उसमें काइंड्स ऑफ पनिशमेंट बताए हुए हैं, जैसे कैपिटल पनिशमेंट है, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट है, 2 प्रकार का इंप्रिजनमेंट है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट और सिंपल इंप्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है और फाइन है। ये 5 पनिशमेंट हमको याद रखने हैं। कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड कौन कौन सी धाराओं में है ये भी हमें मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए।
जैसे धारा 121, धारा 132, सेक्शन 194, 195A, सेक्शन 302, सेक्शन 303। 303 के बारे में याद रखना है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उसके बाद सेक्शन 305, सेक्शन 364A फिरौती के लिए व्यापरण या अपहरण, याद रखना है। उसके बाद 376A, 376E और फाइनली 396 यानी डेकोइटी विद मर्डर, हत्या से डकैती। तो इन समस्त धाराओं में मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है। उसके बाद धारा 54 और धारा 55, सेक्शन 54 और सेक्शन 55 यानी मृत्यु दंडादेश का लघुकरण और आजीवन कारावास का लघुकरण, जो कि समुचित सरकार द्वारा किया जा सकता है। समुचित सरकार की जो डेफिनेशन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 55A में बताया गया है। ये टाइटल हम लोगों को याद रखनी है। उसके बाद सेक्शन 57, जिसमें ये बताया गया है कि आजीवन कारावास 20 वर्ष के समतुल्य माना जाएगा यदि आजीवन कारावास का फ्रैक्शन किया जाता है, वो धारा 57 में ये दिया हुआ है। उसके बाद धारा 63 से लेके सेक्शन 63 टू सेक्शन 72 जुर्माने के संबंध में है कि यदि जुर्माने की अदायगी नहीं की जाएगी तो जुर्माना ना देने के एवज में कितना कारावास होगा। सेक्शन 63 एक सामान्य नियम को बताता है कि जुर्माने की राशि मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाएगी और ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके बाद हम सीधा जो है सेक्शन 73 और 74 पर आ जाएंगे, जो कि एकांत कारावास के संबंध में है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बताया गया है और एकांत कारावास किसी भी परिस्थिति में 3 महीने से अधिक का नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 75 पर हम आ जाएंगे, जो आखिरी धारा है चैप्टर 3 की, जिसमें कि पूर्व दोष सिद्धि की बात की गई है कि कहीं ना कहीं जो पूर्व दोष सिद्धि होगी वो दंड की अधिकता पर प्रभाव डालेगी। यानी अगर कोई व्यक्ति अध्याय 12 या अध्याय 17 में पूर्व दोष सिद्ध किया गया है तो जो नया दंड होगा वो जो है उसमें आजीवन कारावास तक का दंडादेश हो सकता है। उसके बाद जो अगला अध्याय है चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस, ये 76 से लेके 106 तक जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने जो है पहले चैप्टर से लेके तीसरे चैप्टर तक के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ये चैप्टर 4 इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर मुझे जो है हम लोग जो है एक अलग वीडियो इस पर मैं बनाऊंगा और जो है जितने भी सारे सेक्शंस इसमें जो भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें कोई सेक्शन ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो, इस पर हम एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो तैयार करेंगे। तो तब तक के लिए आप जो है चैप्टर 1 टू चैप्टर 3 इन तीनों चैप्टर्स को आप जो है डिस्कस करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कोई सेक्शन अगर आपको पूछना है तो उसको आप भेज सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।